नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 10वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 15 में हम ठेस इस पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। इस पाठ के अंतर्गत जो घटक आएंगे वो इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक परिचय, पाठ का परिचय लेंगे और पाठ के अंतर्गत जो भी कठिन शब्द आएंगे उसके अर्थ भी देखेंगे। आज के पाठ का नाम है ठेस। ये एक पूरक पठन है और फणीश्वरनाथ रेणु जी इसके लेखक हैं। सबसे पहले हम लेखक का परिचय लेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म 1921 में पूर्णिया में हुआ। पूर्णिया यह बिहार में स्थित है। इनकी मृत्यु 1977 में हुई। हिंदी कथा धारा का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। आपकी प्रमुख कृतियाँ मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, एक आदिम रात्रि की मोह, ठुमरी, अच्छा आदमी, रुंजल धंजल, नेपाली क्रांति कथा आदि उनके प्रसिद्ध लेखन है। अब गद्य संबंधी थोड़ा सा देखेंगे। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। आइए अब हम ठेस इस पाठ का दूसरा भाग विस्तार से देखेंगे। कलाकार किसी भी धर्म, जाति और वर्ग का हो, उसे अपनी कला पर अभिमान होता है। वह स्वाभिमान के मूल्यों को समझता है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जातीय धर्म के नाम पर जब उसके स्वाभिमान पर आघात होता है तो वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब प्रस्तुत कहानी में सिरचन नाम का जो एक ग्रामीण कलाकार है उसका वर्णन किया हुआ है। वो एक बहुत ही अच्छा कलाकार है। वो रंगीन शीतलपाटी बनाता है। बांस की तीलियों से झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज के रस्सी के बड़े बड़े जाले, इस प्रकार के अनेक कई प्रकार की कारीगरी वो करता है। अनेक वस्तुएं वो बनाता है। अब लेखक के माता ने सिरचन को अपने घर बुलाया है क्योंकि उनकी जो छोटी बेटी है मानू, लेखक की छोटी बहन मानू के दूल्हे ने कहलवा भेजा था कि मानू को जो ससुराल भिजवाया जाए तब उसके साथ फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पेटियाँ आनी ही चाहिए। और इसीलिए लेखक की माँ अब तैयार हो गई थी सिरचन से ये सारी चीज़ें बनवाने के लिए। वो उसको कहलवा भिजवाती है, उसको बुलाती है और उससे वो कहती है कि इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली, और उसे काम में जुटने के लिए कहती है। लेखक के घर अब सिरचन आ जाता है। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलिया और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग जाता है। रंगीन सुतलियों में जब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एक नए फैशन की चीज़ बनने वाली है। मंजली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में यह बात पड़ जाती है। वह बोलता है, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। मंजली भाभी सिरचन को ताने कसती है, लेकिन उन तानों का सिरचन भी अच्छा सा जवाब उनको वापस दे देता है। दूसरे दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सतभैया तारा अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सूंद नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चूरा और गुड़।
सिरचन की कारीगरी बहुत ही सुंदर थी। अब वो जो शीतल पाटी बनवा रहा था वो बहुत ही सुंदर बन रही थी और काम में उसको खाने पीने की भी सुंदर नहीं रहती थी। लेकिन उसके पास जो सूप पड़ा हुआ था उसमें चिवड़ा और गुड़ पड़ा हुआ था। वह देखकर सिरचन की थोड़ी नाक बहुत सिकुड़ गई और ये देखकर लेखक अपनी माँ के पास भागता हुआ गया और माँ से पूछने लगा कि आज कलेवा कलेवा मतलब नाश्ता, आज सिरचन को नाश्ता किसने दिया है। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती। बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की बहुएं तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चले गए। अब देखिए, सास ने कहा है इसलिए मंजली भाभी ने बूंदिया सिरचन की सूप में वो गुस्से से फेंक कर आ गई और ये बात सिरचन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरिया, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या। बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहू से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत है। जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसमें मुझसे कहो। सिरजन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरी चीख में फंदे डालने लगा। अब देखिए, मंजली भाभी अब गुस्सा हो गई थी। वो सिरजन की बात से अपने कमरे में रोने बैठ गई। अब चाची ने भी माँ से कह दिया कि बेटी बहू से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है सिरचन को, वो अपने काम से काम रखे। अब माँ को भी मंजली भाभी बहुत ही दुलारी बहू थी उनकी, इसलिए माँ ने तमक कर सिरचन को उल्टा जवाब दे दिया था। सिरचन से कहा कि तुम अपने काम से काम रखो, बहू से कुछ भी बदकुटी करने की ज़रूरत नहीं है। ये माँ की बात सुनकर सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और कोई भी जवाब न देते हुए वो जो काम कर रहा था वो वैसे का वैसा डालते हुए वहाँ से निकल गया। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी बात पर कान मत दो। अब देखिए, सिरचन को गुस्सा तो आया था माँ की बात पर, लेकिन मानू ने सिरचन को पान देते हुए कहा कि तुम किसी के बातों पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपना काम करो और शादी वाला घर है, काफ़ी सारे लोग हैं, किसी की बात का इतना बुरा मत मानो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। अब मानू की बात सिरचन ने मान ली और वो मुस्कुरा दिया और पान ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, ज़रा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। अब देखिए, सिरचन को पान खाते देखकर चाची को गुस्सा आया। वो तिमक कर बोली। सिरचन की और वो गुस्से से देखने लगे, लेकिन सिरचन भी बड़ा तेज़ था। वो भी चाची से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो छोटी डिबिया है उसमें से मुझे गम कौला जर्दा खिला दो। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। जनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो, चौटर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। अब देखिए, लेखक ये सारी बातें सुन रहा था। चाची जी अब सिरचन को बहुत ज़्यादा गुस्से से बोल रही थी और लेखक को लग रहा था कि अब गुस्से में सिरचन काम छोड़कर न चला जाए। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुप बैठा पान को मुंह में बुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थुकाया, अपनी छुरी हसिया वगैरह समेट संभाल कर झोल में रखे, टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाले और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। अब चाची की बात सिरचन को बहुत ज़्यादा चुभ गई थी। उसकी गुस्सेली बातें सुनकर अब वो वहाँ बैठ नहीं सकता था, इसलिए वो उठा और अपना सारा सामान, छुरी हसिया सब लेकर वहाँ से निकल गया।
मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दो बेटी, जी छोटा मत कर मानो, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। अब जो काम सृजन कर रहा था वो उसने अधूरा छोड़ दिया था। मानो अब बहुत ही हताश होकर उस अधूरी चीख की ओर देख रही थी। बेटी को समझाते हुए माँ कहती है कि ये जो अधूरा चीख है इसकी तरफ ध्यान मत दो, तुम्हें मैं सारी चीज़ें मेले से खरीद कर दे दूंगी। मैं सृजन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पेटी पर लेटकर वो कुछ सोच रहा था। मुझे देखकर ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ। अब देखिए, सृजन एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटा हुआ है और लेखक उसे समझाने के लिए उसको मनाकर वापस लाने के लिए गए हैं, लेकिन सृजन लेखक को देखकर कहते हैं कि नहीं बबुआ जी अब नहीं। सृजन की पत्नी मरी हुई है, उसके बेटे और बेटियां भी मर चुके हैं, उसका कोई नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी ने जो शीतल पाटी बुनी थी वही शीतल पाटी पर वो सोता है। और वो कहता है कि मुझे मोहर छाप वाली धोती नहीं चाहिए, किसके लिए पहनूंगा वो, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। अब लेखक के काफ़ी समझाने के बावजूद भी सृजन नहीं आने वाला था। उसके दिल को ठेस लगी थी और कलाकार का मन बहुत ही नाजुक होता है। जो बात उसने दिल पर ले ली थी उसकी वजह से वो अब फिर से काम पर बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये अब लेखक ने भांप लिया था। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छींट का झालर लगाने लगे। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानूं? अब जो अधूरी चीख सृजन छोड़ कर गया था उसको बड़ी भाभी ने एक झालर लगा दी थी और कहा था कि ये भी कोई इतनी भी बेकार नहीं लग रही है। मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाचा और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानो बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सृजन पर गुस्सा हो आया। चाचे के सुर में सुर मिलाकर कोसने को भी जी हुआ, कामचोर चटोर। अब देखिए, मानो वो अधूरी चीख लेकर अपने ससुराल निकल पड़ी थी। अपनी छोटी बहन उस अधूरी चीख को बड़े संभाल कर ले जा रही है और उसको देखकर लेखक को बहुत गुस्सा आया सृजन पर कि सृजन ने ये काम अधूरा न छोड़ता तो मानो आज बहुत खुशी चली जाती। अब वो मन ही मन में कोसने लगा सृजन को। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सृजन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की के गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सृजन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानो दीदी कहाँ है? एक बार देखो। अब देखिए, गाड़ी चलने ही वाली थी कि तब सृजन वहाँ पर दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म पर आया और सृजन को लेखक ने देखा, लेकिन बहुत गुस्से से देखा। वो चिल्ला रहा था कि बबुआ जी दरवाज़ा खोले, लेकिन लेखक उसको झिड़कार रहा था। झिड़कारी देकर झिड़कारते हुए स्वर में वो उससे कहने लगा कि अब क्या काम है। तब सृजन कहता है कि बबुआ जी पहले दरवाज़ा खोलिए, क्योंकि उसके पीठ पर बहुत ज़्यादा बोझा लदा हुआ था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सृजन दादा, मानो इतना ही बोल सके। खिड़की के पास खड़े होकर सृजन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी, कुश की। गाड़ी चल पड़ी। अब देखिए, सारी चीज़ें सृजन खुद अपने घर से बनवा कर लाया था मानो दीदी के लिए और सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर और अच्छी थी और ये सारी चीज़ें मैं मेरी ओर से दे रहा हूँ, ऐसा सृजन मानो से कहता है। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सृजन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। अब देखिए, मानो ने सृजन को पैसे देने चाहे। जो मोहर छाप वाली धोती माँ ने उसके लिए देना तय किया था, उसका दाम वो निकाल कर देने लगी, लेकिन सृजन ने वो नहीं लिया, क्योंकि वो कहने लगा कि ये सारी चीज़ें मेरी ओर से है बिटिया,
और मानो ये सुनकर ही फूट फूट कर रोने लगी थी। जब लेखक ने वो पूरा बंडल खोलकर देखा तो उसकी बेहतरीन कारीगरी, ऐसी बारीकियाँ, ऐसे रंगीन सुतलियों के फंदे देखकर, उसका काम देखकर लेखक देखते ही रह गए। इस प्रकार यह पाठ था। एक कलाकार का मन कैसा होता है, यह हमें इस पाठ से दिखाई पड़ता है। इस प्रकार यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ के बाद हम कृषक गान यह कविता देखेंगे लेक्चर नंबर 16 में। धन्यवाद।